और सर थर्ड। सर 3। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ना, प्रूव दैट। नहीं किया कि उसका डिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा था ये? वैसे करना है क्या? वैसे करना है। वैसे ही करना है। यहाँ पे यही बोला गया है, कर्व है, ठीक है, इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जाके कट कर रहा है ए पे एंड बी पे। तो हमें लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमें एक तरीके से अब ये ए बी लेंथ चाहिए, ए बी लेंथ, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो ए बी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके का है ये। उसमें क्या था, सम ऑफ द इंटरसेप्ट शायद कांस्टेंट दिखाना था ना। यहाँ पे सम ऑफ द इंटरसेप्ट की बजाय हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है पोर्शन, मतलब ये वाला ए बी पोर्शन, इसकी लेंथ बतानी है कितनी आएगी। ये बोल रहा है ना, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ यही बोल रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से बताया था, एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करवा के, एंड एक सिंपल। तो यहाँ पे x की जगह पे तुम ले लेना a cos क्यूब थीटा, एंड y की जगह पे ले लेना a sin क्यूब थीटा, इससे तुम्हें दिख जाएगा। सर x1 y1 लिया तो बहुत लेंदी जा रहा है वो। तो बेस्ट बेटा, तुम बताया गया है ना, क्लास नोट्स एक बार देख लिया करो, ठीक है। हाँ ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला। फोर्थ, फिफ्थ में है नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 0 टू द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x। तो इसमें e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हमें पता होना चाहिए। तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये 1, ये 1 रहेगा, यहाँ पे ये e रहेगा, इसका इक्वेशन देखेंगे तो y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका y इज इक्वल टू e की पावर x -1 आएगा इक्वेशन, इसका y इज इक्वल टू e की पावर में x -2, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x को हम लिख सकते हैं x माइनस जी आई एफ एक्स, एंड जब 0 to 1 के बीच में देखेंगे तो जी आई एफ एक्स 0, तो e की पावर x का ग्राफ, 1 to 2 के बीच में देखेंगे तो जी आई एफ एक्स 1, तो e की पावर x -1 का ग्राफ। तो इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, और इसके इधर भी आएगा, एंड इसका जो इक्वेशन है वो रहेगा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, एंड अभी क्लियरली दिख रहा है ये -1 रहेगा, ये -1/2, 0। तो ये बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रांचेस आएंगे इधर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नो सर। तो कट करता हुआ ही दिखेगा हमेशा, टेंजेंट तो नहीं आ पाएगा। टेंजेंट आ जाएगा इधर वाले ब्रांचेस के ऊपर, चांसेस है टेंजेंट बनने के, जैसे कि ये, जस्ट फॉर एग्जांपल ये इस तरीके का टेंजेंट बन सकता है। ऐसे ही इधर एक टेंजेंट इस तरीके का हम बना सकते हैं, लेकिन जब इधर वाले ब्रांचेस पे करने जाएंगे तो वो भी वैसे दिख सकता है,
चांसेस तो है, लेकिन यहाँ पे देख लो एक चीज, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम e की पावर x के ऊपर देखते हैं। e की पावर x के ऊपर टेंजेंट कहाँ से, -1/2, 0 से। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए h, e की पावर h, और यहाँ पे ये h किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to 1 के बीच में। h वैरी करेगा 0 to 1 के बीच में। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप हाँ बताता हूँ क्यों नहीं बनेगी बाकी ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, पहले ये देख लो, हमने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली e की पावर x वाली, उसके ऊपर टेंजेंट पॉसिबल है या नहीं है वो हम देखने वाले हैं। अगर हमें h की वैल्यू मिल गई जो 0 to 1 के बीच में लाई करती है, क्योंकि इस ब्रांच के लिए x कोऑर्डिनेट 0 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए, एंड हमने वो टेंजेंट वगैरह, टेंजेंट का स्लोप, उनको इक्वेट करके h की वैल्यू निकाली, और वो 0 to 1 के बीच में मिल गई तो टेंजेंट पॉसिबल है, एंड नहीं मिली तो इस ब्रांच के ऊपर टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, टेंजेंट के स्लोप हमें दो तरीके से मिलेंगे, एक तो डिफरेंशिएट करके, और वो कौन से पॉइंट पे है, h, e की पावर h, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट e की पावर h आएगा। एंड हमें दूसरा मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से e की पावर h प्लस 1/2 अपॉन h माइनस 0। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, की पावर h minus 0 हाँ e की पावर h minus 0 उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे -1 एंड ये h प्लस 1/2 हो जाएगा, -0, 0। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से e की पावर h इज इक्वल टू e की पावर h माइनस 0 अपॉन h प्लस 1/2। तो ये e की पावर h तो कैंसल आउट नहीं हो सकता है, मतलब एक मिनट, e की पावर h 0 नहीं हो सकता है, तो इसको उड़ा दिया, तो h कैंसिल प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से h इज इक्वल टू 1/2, तो हमें h की वैल्यू मिल गई, एंड जो किसके बीच में लाई कर रही है, 0 to 1 के 0 बीच to में, 1 एंड हमें वही चाहिए था। तो इस ब्रांच के ऊपर एक टेंजेंट आएगा। क्लियर है ये? क्लियर है सर। फिर ऐसे ही दूसरे ब्रांच के ऊपर जब तुम जाओगे, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करोगे तो टेंजेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, h e की पावर h minus 1 हाँ h, e की 1 पावर h माइनस 1। एंड जब तुम ये रिजल्ट लगाओगे, इस तरीके से अप्रोच करोगे, तुम्हें अगेन h की वैल्यू सेम 1/2 आएगा, मिलेगी, लेकिन यहाँ पे h कितना मिलना चाहिए था, क्लोज 1 1 to से 2 open के 2 बीच में। h कितना मिलना चाहिए था, 1 to 2 के बीच में, है कि नहीं। एंड जब तुम इस यस तरीके सर। से यहाँ पे अप्रोच करोगे इस ब्रांच के लिए, तो h की वैल्यू 1/2 ही आएगी। ऐसे ही जब इस ब्रांच के ऊपर भी देखेंगे, h की वैल्यू 1/2 ही आएगी, तो इसका मतलब इन ब्रांचेस के ऊपर तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकते, ऐसा ही पीछे वालों के लिए भी होगा। ठीक है, तो एक ही टेंजेंट। यस सर। फिर उसके बाद 6, 7, 8, सर 8 सर 8 सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, तुम लोग भी कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। एक ही बात, एक सर्कल दिख सर रहा है तुम्हें, इक्वेशन में ऑप्शन वाइज जाना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं सर हो जा रहा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये ग्राफ बनता है। ठीक है, एंड उसके बाद वो जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, 0,12 एंड रेडियस, और तो दिख रहा है कि क्लियरली है 0,12, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब और किसके ऊपर पॉइंट चाहिए हमें, पॉइंट्स ऑन द पैरा, कहाँ गए, मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, मतलब ये पॉइंट चाहिए हमें, मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट। तो इसमें x की जगह पे t ले लिया तो, या y की जगह पे t ले लो, क्योंकि y स्क्वायर दिया हुआ है ना,
तो y की जगह पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लेना आना चाहिए, क्योंकि x की जगह पे t लेते तो y √t आ जाता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हम y की जगह पे t लेंगे तो x आ जाएगा t²/4। ठीक है। तो अब अगर हम इसके ऊपर क्या कहते हैं, पैराबोला के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये जो पॉइंट आने वाला है जो कि क्लोजेस्ट है सर्कल के, वो कॉमन नॉर्मल के अलाउंग ही रहेगा। तो इसके ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो पहले dy/dx से टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा यहाँ पे 2/t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -t/2, एंड ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो y माइनस टी इज इक्वल टू -t/2 x माइनस t²/4। अब ये आ गया नॉर्मल। ठीक है। अब ये नॉर्मल सर्कल का भी नॉर्मल है, मतलब सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो 0 माइनस t/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस t²/4। एंड क्लियरली दिख रहा है एक t की वैल्यू 0 आ रही है एंड दूसरी वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो क्या हम 0 ले सकते हैं क्या? बोलो। यहाँ पे एक t की वैल्यू 0 नहीं देख पा रहे हो क्या? चलो दिखा देता हूँ। ठीक है सर। ये t इज इक्वल टू t/2, ये 12 माइनस t²/4 एक तरफ लेके आ जाओ, -12 यहाँ पे t/2 प्लस t इज इक्वल टू 0। यहाँ से t बाहर पूरे में से, और यहाँ पे बचेगा t²/8 -6, क्योंकि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया +1। तो t इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से t² इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 40। सर वो आपने वैल्यूज गलत पुट किया कौन सी? सर इक्वेशन में। अच्छा, x की जगह पे 12 पुट किया है। ओके ओके ओके। y की जगह पे 12 पुट करना है ना, 0,12 है। सॉल्व कर लोगे ना इसको अब? यस सर। इतना ही दिया था ना? पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी दिए थे सर। ठीक है। स्क्रीन लैग हो रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, एक मिनट। ठीक है, अब आवाज आ रही है मेरी? यस ये अभी लैग जो लिख रहा है वो दिख रहा है क्या, या लैग हो रहा है ये भी? हाँ, दिख रहा है सर। ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये दिख रहा है? लैग हो रहा है सर। लैग हो रहा है। दिखा सर। लैग हो रहा है सर। हाँ ठीक है बेटा, बहुत लैग देर हो बाद रहा है दिखा। तो 1 मिनट रुको।
अब हो रहा है क्या लैग? नहीं सर। ठीक है। सिक्स बता दीजिए, सिक्स में क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टचिंग बोथ द ब्रांचेस ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ गई नयन? सर मतलब ये सॉल्व ये नहीं हो रहा है सर, सॉल्व लास्ट सॉल्व नहीं हो रहा इक्वेशन है, बनाए ठीक है, मैंने देख लो यहाँ टेंजेंट पे, की, लेकिन देख वो लो, सॉल्व रॉन्ग आ करके रही। दिखा देता हूँ तुम्हें। क्या ये कॉमन टेंजेंट का एग्जांपल दिख रहा है क्या? हाँ एक सर। कर्व यस सर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8। कॉमन टेंजेंट का एग्जांपल है। एंड उसके बाद अब इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लो तुम t1, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा t1 स्क्वेयर प्लस 8, एंड यहाँ पे t2, तो ये आ जाएगा माइनस t2 स्क्वेयर। मेरे ख्याल से अब आगे कर सकते हो तुम लोग। तीन तरीके से टेंजेंट के स्लोप मिलेंगे, एक तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल के, एक यहाँ के dy बाई डी एक्स से, एंड एक 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, हाँ सर। कर लेना सॉल्व उसको। फिर उसके बाद पार्ट 2 में कितने दिए थे? पहले दो। दो। पहले दो। ठीक है, शायद किसी को ज्यादा लिख के भेज दिए थे, पहले 5, पहले 2 ही थे। फर्स्ट, यस सर। पहला, if the tangent to the curve at point a comma a cuts off intercepts alpha beta on the coordinate axis where alpha square plus beta square is equal to 61, then the value of a is equal to, so tangent to this curve at 1 comma 1 cuts off intercepts alpha beta on coordinate axis एट पॉइंट ए कॉमा ए बोला गया, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और वो कर भी रहा है, कर भी रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। अब टेंजेंट का स्लोप भी चाहिए होगा ना, फिर इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये 6y स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस 3x स्क्वेयर। ठीक है, और ये कौन से पॉइंट पे था? ए कॉमा ए पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट x की जगह पे एंड y की जगह पे भी a पुट करना है, तो ये 2a स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर अपॉन 6a स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5/6। तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस ए 5/6 इंटू एक्स माइनस ए। तो x इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट अल्फा मान लो एंड y इंटरसेप्ट बीटा है। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये माइनस ए इज इक्वल टू 5/6 एक्स माइनस ए, तो माइनस 6a/5 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस a/5। तो ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस a/5। ऐसे ही अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की जगह पे 0, वो मान लो बीटा है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो बीटा के इक्वल। तो इसमें x की जगह पे 0 जब पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a/6। तो स्क्वायर करके उसमें पुट कर दो, ये बीटा है। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है ना, अब उसमें पुट करो, मिल जाएगा। सेकेंड, हाँ क्या हो गया सेकेंड में बेटा?
सर वो एक्स और वाई की वैल्यूज दे के जो टी की वैल्यू फाइंड कर रहे तो सर वो 4 वैल्यूज आ रहे हैं टी की। क्या? 2 माइनस दिया है और एक्स और वाई अलग अलग दिए तो सर एक्स इज इक्वल टू 2 पे जो फाइंड कर तो वैल्यूज आ रही है और वाई इज इक्वल टू -1 और अलग दो आ रही है सर वैल्यूज। अबे तो ठीक। गधे, एक ही ऐसी वैल्यू लेनी होगी ना टी इंटरसेक्शन की जिसके लिए वो 2 होगा और ये -1 होगा। इंटरसेक्शन लेना होगा। वही तो, 4 वैल्यूज आ रही तो कि चारों के लिए अलग अलग करो, ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जिसके लिए x 2 हो रहा है एंड y -1 हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये अलग, तुम लोग भी ऐसी चीजें मतलब डाउट पूछ लेते हो ना। अब हो जाएगा? हाँ सर ट्राई करो। ट्राई क्या करेगा बेटा, इतना आसान सा क्वेश्चन है ये, उसमें भी ट्राई करेगा? अभी भी तुझे समझ में नहीं आया गलती कहाँ कर रहा था तू? हाँ मैं सर सॉल्व करूंगा, अगर नहीं समझा फिर पूछ लूंगा सर। मतलब तूने अभी तक सॉल्व ही नहीं किया? किया है सर सॉल्व, वापस से सॉल्व करूंगा ऐसा। तो सॉल्व किया होगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, पता चली अब वो। हाँ सर ट्राई। हाँ सर। क्या किया था तूने? सर मैंने पहले वो एक्स इज इक्वल टू 2 लिया तो वो फिर वहां से टी की वैल्यू फाइंड की, फिर वाई इज इक्वल टू -1 लेके वहां से टी की वैल्यू फाइंड की सर मैंने। हाँ, तो सर -2 आई और 2 -1 ऐसा आ रहा है। देख लेना तुम एक बार, ठीक है? फिर उसके बाद पार्ट 3 में कुछ दिया था क्या? पहले 3। पहले 3। कितने लोगों ने सॉल्व किए बता दिए? मुझे तो नहीं लग रहा है कि 10-12 से ज्यादा लोगों ने, 10-12 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क तो अब जिस दिन दिया जाएगा उसी दिन कंप्लीट होगा, वरना वो पेंडिंग रहता चला जाता है। तुम करो चाहे ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है अब। क्योंकि 6 महीने अगर बाकी है, तुम्हें सही में कुछ करना है तो तुम्हें अपने आप ही रियलाइज होना चाहिए कि कितना सीरियस होने की जरूरत है अभी इस टाइम पे। नहीं हो रहे हो तो तुम्हारा बुरा होगा, क्योंकि बहुत 11 से बताते आ रहे हैं कि करो करो करो। अभी ऐसा टाइम नहीं है कि फिर से तुम्हें ये करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। इसमें पार्ट 3 का फर्स्ट, यस सर, डाउट। number of distinct lines which are tangent at point on the curve and normal at other point। मतलब एक पॉइंट पे टेंजेंट है तो दूसरे पे नॉर्मल है, ऐसा बोल रहा है ना। तो ये मान लो यहाँ पे टेंजेंट है तो यहाँ पे नॉर्मल है। ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे टेंजेंट। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर पॉइंट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करना आ जाएगा कि इसके ऊपर, क्योंकि वो अगर हो गया यस तो सर। फिर बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। बताओ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स सोच समझ के बताओ। यहाँ पे ये 4x³ 3t square 2t cube। ऐसी एक्स एंड वाई की वैल्यू लेनी, टी के टर्म्स में लेनी है जिसके लिए ये इक्वल आ रहा होगा। क्योंकि अगर इसको x1 x2 x1 y1 लेके चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे वो जो कोऑर्डिनेट्स है, x की जगह पे 3t² एंड y की जगह पे 2t³, ये हमें लेने पड़ेंगे। 1 मिनट, 3t², हाँ एंड 2t³। तो देख लो ये उसको सेटिस्फाई करेंगे, दिख रहा है? या तो Yes, sir. हाँ वैसे ही है, और तो कुछ नहीं है इसमें, ऐसे देखना पड़ेगा।
ये 3t² है, ये 2t³। ये t1 के टर्म्स में ले लेना, ये t2 के टर्म्स में। ये ऑब्जर्वेशन से ही पता चलना चाहिए। अब इसके लिए ऐसी कोई जनरल मेथड तो नहीं है। पैराबोला, इलिप्स वगैरह रहता तो उसके ऊपर तो बता दिए जाएंगे। सर्कल के ऊपर जैसे a cos थीटा a sin थीटा ये बताया गया था। लेकिन अब ऐसे अगर कोई जनरल कर आ रहे होंगे तो वहां पे हमें ऑब्जर्व करके ही देखना पड़ेगा कि क्या लिए जा सकते सिंगल पैरामीटर के टर्म्स में। ठीक है, एंड कोशिश ये करना कि वो अंडर रूट वगैरह के टर्म्स में ना आए। अब उसके बाद इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 54y dy/dx इज इक्वल टू 12x²। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप मिलेगा हमें। टेंजेंट का स्लोप 12, x की जगह पे 3t², मतलब ये आ जाएगा 9t1⁴ अपॉन 54 इंटू y1 की जगह पे, यह आ जाएगा y की जगह पे 2 इंटू t1³। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है t1। ठीक है, देख लो t1 मिलेगा। एंड जब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे इस पॉइंट पे तो क्या मिलेगा बताओ? -1/t2, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप t2 आने वाला है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/t2, एंड ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट एंड इस पॉइंट पे नॉर्मल एक ही लाइन है। Therefore t1 is equal to -1/t2, that is t1 t2 is equal to -1। हमें ये मिल गया। अब उसके बाद एक और मिलेगा हमें, मतलब इस लाइन का स्लोप एक और तरीके से मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म से। कैसे? वो आ जाएगा यहाँ पे 2t2³ माइनस 2t1³ अपॉन, ये कितना आ जाएगा 3t2² 3t2² माइनस 3t1² इज इक्वल टू, या तो तुम t1 के इक्वल ले लो या -t1 के इक्वल ले लो, -1/t2। और t1 इंटू t2 हमें पता है, तो पूरे इक्वेशन को या तो हम t1 के टर्म्स में या t2 के टर्म्स में लाके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जितनी t1 की वैल्यूज उतनी ऐसी लाइंस होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट बस पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसिडर करना यहाँ पे आना चाहिए था, उसके बाद ये हो जाता। सेकेंड, थर्ड, डाउट है। ठीक है। तो चेतना तुम्हारा डाउट भी इसी में क्लियर हो जाएगा जो तुमने भेजा था। हाँ सर। तुम्हारे इसमें क्या 3 सॉल्यूशंस थे ना, यहाँ पे 2 है। तो इसमें जाएंगे हम ग्राफ से। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो ग्राफिकल मेथड से अप्रोच करते हैं ना, लॉगरिथमिक एंड एक्स ये है तो यस सर। तो मॉड ln x का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये उसका ग्राफ, ये y इज इक्वल टू px वाली लाइन ओरिजिन से पास करने वाली है कि नहीं? मतलब एक जगह पे तो कट करेगी ही, एक जगह पे कट करेगी ही। और उसके बाद ये आगे जो दूसरी ब्रांच आने वाली इसकी, मतलब ये वाली, इसको या तो वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है। तो 2 जगह पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो 3 सॉल्यूशन, अगर टच कर रही है तो 2 सॉल्यूशन, और अगर ऊपर से जा रही है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो वो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर? P के ऊपर। ठीक है, वो सब डिपेंड करता है P के ऊपर। तो 1 मिनट, इसको अभी हम भूल जाते हैं, बस यहाँ पे ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। अब P, ये जो लाइन थी ये 0,0 से पास कर रही थी, तो 0,0 से अगर हम इस ब्रांच के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए? ठीक है, 0,0 से अगर इस ब्रांच के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए?
एंड इसका इक्वेशन बताओ तो कितना है इस ब्रांच का, ln x आएगा या माइनस ln x आएगा इसका इक्वेशन? ln x तो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करना है तो h ln h, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो 0,0 से टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। एक टेंजेंट का स्लोप मिलेगा dy बाई dx से, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा -1 बाई h फर्स्ट। फिर उसके बाद एक मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म से, मतलब ln h -0 अपॉन h -0 इज इक्वल टू 1 बाई h, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब तो h तो गया, तो यहाँ से h इज इक्वल टू ई आ रहा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इस पॉइंट के, E,1 आ जाएंगे। इसका मतलब अगर 0,0 से हम उस ब्रांच के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप 1 बाई ई आएगा, 1 बाई ई आएगा। अब तुम ही बताओ अगर स्लोप 1 बाई ई से छोटा हुआ तो क्या होगा? 3 सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशंस। अगर वो 1 बाई ई के इक्वल रहा तो दो सॉल्यूशन, एक तो ऑलरेडी मिल चुका है, देखो एक तो ऑलरेडी मिल चुका है। अगर वो जो लाइन y इज इक्वल टू पी एक्स वाली लाइन आगे वाले को टच कर रही है, और वो टच कब कर पाएगी, जब स्लोप 1 बाई ई आएगा, तो दो सॉल्यूशन। एंड अगर एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो स्लोप 1 बाई ई से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस अभी ये जो गिवन है यहाँ पे, इसके लिए p का क्या होना जरूरी है, 1 बाई ई। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। तो अगर तीनों तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, 3 सॉल्यूशंस 1 सॉल्यूशन, तो उसका भी आंसर हम बता सकते हैं अब, ठीक है। डाउट है तो पूछ लो, इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये। सर हाँ सर जो वो 3 सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था उसमें पी की रेंज पूछी थी, तो फिर वो 0 to 1 बाई ई आती है, लेकिन सर वो जब 0 को टेंड करेगी तो वो लाइन बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगी, तो और वो ln x वाला ग्राफ ऊपर ही रह जाएगा, तो 3 सॉल्यूशन नहीं आएंगे। क्या क्या? वो जो 3 सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था ना, हाँ उसमें वो पी की रेंज पूछी थी कि 3 सॉल्यूशन के लिए पी की क्या रेंज होनी चाहिए। हाँ हाँ तो फिर जब वो उसका आंसर था 0 to 1 बाई, लेकिन वो जब 0 को टेंड करेगा पी, तो वो लाइन बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगी और वो ln x वाला ग्राफ ऊपर ही रहेगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना 3 जगह। ऐसे यार इंफिनिटी पे जाके तो इसको अगर समझाना है तो कौन सा ln x है, और बहुत छोटा ले लिया p को, तो उसमें भी कुछ लिमिटेशंस तो रहेंगे ही। क्या उसका आंसर 0 to 1 बाई ई था क्या? हाँ सर। p को बहुत छोटा अगर ले लोगे तुम, और t ln x, ये पहले देख लेते हैं, ln x माइनस पी एक्स, इसका बढ़ने का रेट ज्यादा है तो 1 बाई एक्स माइनस पी। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे आगे आगे एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, अब आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर वाला, अभी उसको सुन भी, इसमें थोड़ा सा समझ तो जाओगे तुम लोग। हम एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पे पी एक्स माइनस ln x, ठीक है, ये फंक्शन ले लिया। हमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इसकी बात करनी है ना, तो यहाँ पे f डैश एक्स निकालेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए यही करते हैं। तो ये p माइनस 1 बाई एक्स आएगा, p माइनस 1 बाई एक्स आएगा,
एंड अगर हमने मान लो p को बहुत छोटा ले लिया, p को बहुत छोटा ले लिया, एंड ये बताओ जैसे कि ये अगर हम x को आगे बढ़ाते जाएंगे, x को आगे बढ़ाते जाएंगे तो 1/x भी बहुत छोटा होता चला जाएगा। बोलो। हाँ हाँ सर। मतलब वो अपने आप दिख जाएगा 1/x अगर बहुत छोटा होता चला जाएगा तो ये f'(x) पॉजिटिव आने वाला है, मीन्स ये f(x) इंक्रीजिंग आने वाला है, तो p(x) बड़ा होता जाएगा एज कम्पेयर टू ln(x), ज्यादा तेजी से आगे, तो इसकी वजह से वो इंटरसेक्ट करेगा ही आगे। समझेंगे अभी आगे आएगा वो, इसमें भी समझ लेंगे आप लोग। ठीक है। सर हाँ सर ln x का ग्राफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी की ओर, जब x इन्फिनिटी की ओर जाता है तो फ्लैट होते जाता है क्या? हाँ भाई, फ्लैट होते जाता है मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे फ्लैट होते जाता है इन द सेंस। मतलब सर e की पावर x का ग्राफ कैसे वो Sir, एकदम the ऊपर slope की ओर tends to एक्सपोनेंशियली zero. बढ़ता है, हाँ तो फिर उसका स्लोप कम होते जाता है क्या ln x का? हाँ वैसे, हाँ स्लोप ऐसे होता चला जाता है इस तरीके से। और देख भी सकते हो ना तुम, अगर इंफिनिटी पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ln x के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो टेंजेंट तो वैसे वो होगा नहीं, वो एजिम्पटोट कहलाएगा। एजिम्पटोट का नाम तुम लोगों ने तो सुना है ना। हाँ सर। मतलब एक ऐसी लाइन आएगी जो इसको टेंडिंग टू टच करती हुई दिखेगी और वो लाइन रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। हाँ सर क्लियर। तो इस वजह से भी तुम बोल सकते हो यो y इज इक्वल टू पी एक्स वाली लाइन, भले ही मान लो अभी p को हमने बहुत छोटा लिया तो नीचे नीचे दिखेगी, लेकिन आगे जाके कट तो करती हुई आगे ऊपर निकल जाएगी। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2 था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसमें थे, सॉल्व कर लेते तो अच्छा रहता तुम लोगों के लिए। और ये बता देता हूँ तुम लोगों को, मेंस का जो पेपर आ रहा है वो थोड़ा लेंदी आ रहा है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। क्वेश्चंस में कंसेप्ट तो इजी यूज हो रहे हैं लेकिन उसमें उसको लेंदी बनाया जा रहा है कैलकुलेशन वाइज किसी और तरीके से। या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं जो उसके मेथड ही, मतलब मेथड ही पूरी लंबी, जैसे कि एओडी के कोऑर्डिनेट वाला ये जो कंसेप्ट है, एक भी ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं देखा कि उसका 2-3 लाइन में आंसर आ गया होगा, पूरा हमें सॉल्व ही करना पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डाले जा रहे हैं। बच्चे को देख के लगता है ऊपर ऊपर हाँ हो तो जाएगा, होता भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। थोड़ा स्पीड के ऊपर भी काम करो। अब आ जाते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सॉल्व कर लिया है सभी लोगों ने? बाकी है सर। यस सर। उसमें मैंने वो अप्रोक्सीमेशन वाला बोला था ना, यही पे बता दूंगा, बोला था या नहीं? बोला था सर। हाँ सॉल्व करना जरूरी था। ठीक है, सुन ही लो। अब वो अप्रोक्सीमेशन वाला वैसे बताना ही है, बाकी रेट चेंज वाले फिर से सॉल्व करके देख लेना। सेक्शन सी, C1, C2, डाउट है सर। x and y are two sides of two squares such that y is equal to x minus x square. Find the rate change of the area of second square with respect to the first square. पहले वाले का एरिया क्या आएगा? y स्क्वेयर आएगा। दूसरे वाले का एरिया आएगा x स्क्वेयर आएगा। यस सर। तो यहाँ पे a1 इसको y x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर, एंड dA1/dx कितना आने वाला है? 2 x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x क्या आ स्टडी जाएगा? A1/dt ना। अबे ठीक क्यों रे,
रेट चेंज ऑफ एरिया, तो एक्स जब चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा ना हमें, और वैसे भी फाइनली क्या बोला गया है, रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वायर, मतलब एक ये पूछा गया है हमें ये चीज। सर मैंने ये- टी से किया और उनका रेशियो ले लिया तो तब भी सेम ही आ रहा तब था। भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि फिर इधर तेरा dx बाई dt बन रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि x को भी फिर t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा ना डिफरेंशिएट। मान लो किसी को x t के रिस्पेक्ट में करना है तो ठीक है, ये हो गया। अब x तो उसको भी t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये dx बाई dt, एंड ऐसे ही dA2 बाई dt, तो ये 2x dx बाई dt। देख लो अब x के टर्म्स में हाँ आएगा सर। आंसर, और वो पीछे भी x के टर्म्स में ही दिया होगा। C3 पार्ट 1 का सेक्शन सी हो गया, पार्ट 2 का सेक्शन सी, C1 C2 ये C3 किसका था दर्शना, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का? पार्ट 1। A man 1.5 meter tall walks away from the lamp post 4.5 meter high at the rate of, इसमें डायग्राम, ये पोल क्या लैम्प पोस्ट है 4.5 मीटर हाई, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। मैन वॉक्स अवे मतलब आदमी है यहाँ पे जो इससे दूर जा रहा है, और ये आदमी की हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, एट द रेट ऑफ, और इसको इधर इसका इधर जाने का रेट कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ फास्ट इज हिज शैडो लेंथनिंग, मतलब जब ये दूर जाएगा तो अवे जा रहा है ना, तो अभी तो इसकी शैडो देखो कौन सी आएगी, ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब इसकी परछाई रहेगी, रहेगी, यस सर। ठीक है। तो इसका रेट चेंज हमें निकालना है, ये वाला पार्ट कितने रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये 1.5 मीटर हाई है, ठीक है, ये 4.5, हम इसको ले लेते हैं अब x, एंड इसको ले लेते हैं y, ठीक, इसको x एंड इसको y ले लिया, ये थीटा ले लिया। तो तुम बताओ अगर हम एक छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, ये वाला ट्राइंगल, तो उसमें tan थीटा कितना आएगा 1.5 by y 1.5 बाई वाई, एंड इस बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें tan थीटा कितना आएगा 4.5 by x plus 4.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा एक्स एंड वाई में। तो ये कितना आने वाला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, दैट इज x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। और ये dx बाई dt मीन्स क्या है, ये आदमी का मतलब उधर आदमी कितने रेट से जा रहा है वो दिया, मतलब वो है dx बाई dt, यानी यहाँ पे dx बाई dt हमें कितना गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, इस रेट से वो अवे फ्रॉम द पोल जा रहा है, तो dx बाई dt। तो हमें हाउ फास्ट इज शैडो लेंथनिंग, अब dy बाई dt चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई dt भी आ जाएगा, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यस सर। यहाँ पे जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये dx बाई dt इज इक्वल टू 2 dy बाई dt, तो ये dy बाई dt मतलब क्या है, ये शैडो कितने रेट से लेंथनिंग हो रही है उसका रेट है, तो वो कितना आ जाएगा, ये 4 है तो ये 2 आ जाएगा। एंड सेकेंड में क्या बोला गया है, हाउ फास्ट इज द फार्दर एंड ऑफ शैडो मूविंग ऑन द पेवमेंट, मतलब ये एंड कितने रेट से चेंज हो रहा है, ये एंड,
अब ये एंड की अगर बात करेंगे तो वो एक तरीके से किसका रेट चेंज आएगा, x प्लस वाई का। जैसे x का रेट चेंज मतलब आदमी की स्पीड है, एंड इस एंड पॉइंट का रेट चेंज निकालना है, मतलब वो एक तरीके से क्या होगा, x प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। एक तरीके से यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट है, आदमी भी उधर जा रहा है, स्पीड भी उसी मतलब बढ़ रही है, तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी ना, तो ये इस तरीके का कंसेप्ट है ये। 4 + 2 तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर है? देखना कभी लैंप पोस्ट के नीचे से जब जाते हो तुम, पहले परछाई धीरे 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 बढ़ती है, जैसे तुम धीरे आगे आगे चले जाते हो तो वो बहुत फारदेस्ट एंड जो होगा ना उसका, वो बहुत तेजी से आगे जाता है। देखा है क्या, कभी नोटिस किया है इसको? यस हाँ हाँ सर। सर। तो वो एक तरीके से, हाँ वो फिजिक्स ही है, रिलेटिव है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो है ही ना उसमें, तो ये मैथ्स ही है। ठीक है, टेंशन मत लो तुम, इसको फिजिक्स का नाम मत दो। पार्ट 2 सेक्शन सी, C1, C2, C3। ठीक है, यही वो अप्रोक्सीमेशन वाला है, इसको लास्ट में बताता हूँ मैं। C4, Yes, sir. हाँ C4. बस तुम लोगों जब नहीं तब तो पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला के, और ये आवाज ही नहीं निकलती है, मतलब डर लगता है क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग, ये क्वेश्चन भी फिजिक्स में हुआ होगा। ये स्फेरिकल आयरन बॉल है, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या बोला गया है, कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसके ऊपर आइस है यूनिफॉर्म थिकनेस की, है ना, मतलब हर जगह पे थिकनेस सेम ही है। और क्या बोला गया ये, and that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute. Okay, when the thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which the thickness of ice decreases. Spherical iron ball 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which अच्छा ये मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, ये वॉल्यूम चेंज होने का रेट है। जैसे मान लो इसका अगर तुम वॉल्यूम निकालोगे, इसकी रेडियस हमें पता है ये 10 है, इसकी रेडियस r मान लेते हैं, तो अगर इस पूरे इसका अगर हमें वॉल्यूम लिखना है तो वो वॉल्यूम कितना आ रहा है, बोलो? 4/3 pi r plus 10 4 Pi by r 3 square. पाई 10 प्लस r का होल क्यूब आएगा। अब यहाँ पे यस आयरन सर। बॉल को तो कुछ होगा नहीं, मेल्ट होगा तो वो आइस वाला पार्टी मेल्ट होने वाला है, तो इस पोर्शन का वॉल्यूम बताओ कितना आता है? उसमें से माइनस 4 पाई/3 pi 10 क्यूब। -4/3 पाई 10 10 क्यूब। का क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसका चेंज होने का रेट वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। ये dv1/dt, ये इसका चेंज होने का रेट था v1 का, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई 10 प्लस r का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50,
तो यहाँ से वो r निकल जाएगा, यहाँ से। Yes, sir. तो इसको वैसे रहने दो अभी, वो r का कैलकुलेट करने के लिए मत जाना r को, क्योंकि दिख ही रहा है पाई है वगैरह है तो बहुत गंदा आ सकता है, और रहने दो अभी इसको। फिर उसके बाद when the thickness of ice is 5 सेंटीमीटर then rate at which, और हाँ यहाँ पे एक और चीज, dr/dt कंसीडर ही नहीं किया ना, dr/dt भी तो आएगा इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो dr/dt यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आने वाला है 50/4 पाई एंड 10 प्लस r का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा dr/dt। अभी ये बोला गया है अगर थिकनेस उसकी 5 सेंटीमीटर है तो dr/dt ही चाहिए था, तो देख लो r की जगह पे 5 पुट कर दो, तो ये dr/dt जो मिलेगा वही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि यही तो आइस की थिकनेस थी r। सर वहाँ पे 3 भी आएगा ना? ये कौन सा? 4 पाई/3। हाँ बेटा, अभी मैं अच्छा, हाँ। डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, हाँ सर। तो ऐसे बातें करते हो। यही उसकी थिकनेस थी और इसी का चेंज होने का रेट अभी हमें चाहिए था। जब r कितना है 5 सेंटीमीटर है, हमें इसका वॉल्यूम चेंज होने का रेट गिवन है 50, तो उसकी हेल्प से ये निकाल लिया। तो अब r की जगह पे जब हम 5 पुट करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर 225, अब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये 2 जा ये 25 25 9 जा मतलब ये 1/18 पाई, ये आंसर है, ठीक है। फिर इसमें पार्ट 3 का सेक्शन सी, वो नहीं दिया था सर। हाँ अरे पार्ट पूरे 3 के ने मैंने दिया था। सेक्शन सी बोले थे बेटा। हाँ सर बोला था। C1 C2 अप्रोक्सीमेशन वाला है वो भी बता दूंगा। C3 light shines from the top of pole 50 feet high, a ball is dropped from the same height from a point 30 feet away from the light. The shadow of the ball is moving at the rate of along the ground 1/2 सेकेंड later, मतलब बॉल को छोड़ने के बाद 0.5 सेकेंड के बाद जो शैडो की स्पीड है वो 200 लैम्डा 50 पर सेकेंड है, तो लैम्डा हमें बताना है। फिजिक्स ही चल रही है ऐसा लग रहा है ना अभी। ये लैम्प पोस्ट है, कितने हाइट पे है, इसमें 50 फीट हाइट पे ये लैंप लगा हुआ है और इस लैंप पोस्ट से 30 फीट दूरी पे बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, मतलब इसी हाइट से फेंका गया है लेकिन वो थोड़ा 30 फीट दूर है, यहाँ से फेंका गया है बॉल को, ठीक है, ड्रॉप किया गया है। और जब वो 5 सेकेंड के बाद जब ड्रॉप किया उसके 5 सेकेंड के बाद बॉल किसी पोजीशन पे आया होगा, तो उसके शैडो की स्पीड दी हुई है, शैडो ऑफ द बॉल, मतलब ये बॉल है, ठीक है, ये ऐसा बॉल आएगा, ये उसका एक वाला ये, तो ये बॉल की शैडो रहेगी ये वाली, रहेगी क्या, यही पार्ट रहेगा ना बॉल के शैडो का। यस सर। तो इसको ले लेते हैं y, तो हमें dy/dt चाहिए, मतलब dy/dt वो 200 लैम्डा फीट पर सेकेंड ये दिया गया हुआ, तो लैम्डा चाहिए।
ठीक है, तो उसके बाद ये 50 और ये 30 फीट अवे था, और इसकी बॉल की वगैरह कुछ गिवन है क्या डिस्टेंस? 16t² दिया है सर। तो वो भी दिया गया है कितना डिस्टेंस वो ड्रॉप हो रहा है, तो कितना आया है नीचे वो। इसके रेडियस वगैरह भी देनी चाहिए थी ना इन लोगों को, रेडियस की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सर पॉइंट मास कंसीडर कर लीजिए। कुछ भी फिजिक्स थोड़ी चल रही है। हाँ सर, क्योंकि वो उधर चलता है तुम्हारे इसमें, इधर ऐसा थोड़ी assumption चलेंगे। लाइट शाइन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ 50, the ball is dropped from the same height from a point 30 feet away from the light. If shadow of the ball is moving at the rate of this along the ground, along the ground, along the ground है, मतलब वही चाहिए था। 0.5 सेकेंड लेटर। तो ये कितना डिस्टेंस नीचे आया होगा वो देख लेते हैं, कितना आया है ये 60 फीट है, तो वहां पे पुट कर देंगे 4 1/2, तो मतलब 4 फीट तो नीचे आ चुका है अभी, 4 फीट नीचे आ चुका है। टोटल बचा कितना होगा अब, ये 30, ये x ले लेते हैं इसको, 30x shadow of the ball is moving at the rate of, सर वो dx/dt दिया है शायद, हाँ वो dx/dt दिया गया ऐसा लग रहा है सर। अरे 200 लैम्बडा। द शैडो ऑफ बॉल मूविंग एट द रेट, या तो इसके रेडियस को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा होगा, इसके रेडियस को निग्लेक्ट करना होगा, तो जो फारदेस्ट एंड होगा उसकी हमें स्पीड चाहिए होगी, ऐसा है शायद ये क्वेश्चन। यहाँ पे बॉल की रेडियस अगर कुछ रहती तो उसको मेंशन करके दिया जाता, तो यहाँ पे अब बॉल के रेडियस को हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो देखा जाएगा तो फिर शैडो का जो फारदेस्ट एंड आएगा, मतलब मान लो ये बॉल है, ठीक है, तो इसकी जब शैडो निकालेंगे तो इस तरीके से आएगी, तो ये पॉइंट किस रेट से भाग रहा है ये बताना है हमें, ठीक है। तो अब इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x, अब ये 4 फीट नीचे आ गया, तो अब ये कितना बचा है 46, यहाँ पे रेडियस को निग्लेक्ट करना था, ठीक है। तो ये x, ये 46 और ये थीटा, अब मेरे ख्याल से बन जाएगा dx बाई, इसमें क्या चाहिए था d 30 + x, इसका रेट चेंज चाहिए था, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस x + 30 है ना, तो वो 30 का तो 0 हो जाएगा, मतलब एक तरीके से dx/dt चाहिए, एंड वो मेरे ख्याल से अब हो जाएगा tan थीटा। जब तुम देखोगे तो एक तो आ रहा है 46/x, एंड एक देखोगे तो वो आ रहा है 50/30 + x, तो यहाँ से dx/dt, एंड ये भी तो चेंज हो रहा ना लैम्डा, सर 1 पॉइंट, एक मिनट, इसको अभी टी के टर्म्स में रखो, कंफ्यूजन है क्योंकि ये बाद में आया है ना टी हाफ के बाद, तो ये 16t², तो ये 50 - 16t², तो यहाँ पे ये 46 की जगह पे 50 - 16t², अब ये x जो आएगा वो t के टर्म्स में आएगा, एंड देन उसको डिफरेंशिएट कर दो, एंड फिर t की जगह पे क्या पुट कर देना 1/2, एंड फिर उसको किसके साथ मैच करवाना 200 लैम्डा के साथ, तो वो लैम्डा यहाँ पे रहेगा और आंसर आ जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है। कर लोगे या नहीं? यस सर। कर यहाँ पे वो तो उस इंस्टेंट पे हमने निकाला था वो 4 फीट नीचे आया, वो तो बाद में डिसाइड करना है हमें, पहले तो टी इंस्टेंट के बाद कितना नीचे आएगा उसी के टर्म्स में बातें करनी होगी, तो टी टाइम के बाद वो 16t² नीचे आएगा,
तो बचेगा कितना और नीचे आने के लिए 50 माइनस 16t स्क्वायर। तो इसमें tan थीटा लगाएंगे पहले छोटे वाले में एंड देन बड़े वाले में। तो यहाँ से x आएगा t के टर्म्स में एंड x को एक बार t के टर्म्स में लेके आ गए तो dx बाई dt चाहिए, तो dx बाई dt निकाल लेना एंड t की जगह पे क्या पुट करना 0.5। एंड यहाँ पे बॉल की रेडियस को निग्लेक्ट करना था एंड बॉल की अगर कुछ रेडियस दी होती फिर तो जो मैं पहले कर रहा था उसके अकॉर्डिंगली बढ़ना पड़ता। एज्यूम वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे 0.1 0.2 जो तुम बोल रहे थे। फिर उसके बाद C4 Doubt है। डाउट a variable triangle ABC in XY plane has its orthocenter at vertex B. Orthocenter at vertex B. A fixed vertex A at origin and third vertex is restricted on the line. क्या पढ़ना भी नहीं आ रहा। Restricted to lie on the parabola y is equal to this. The point B starts at the point 0, 1 at time t is equal to 0 and moves upward along the y-axis at constant velocity 2 centimeter per second. If the area of triangle increasing at the rate of this, ये एक बार में पढ़ने से तो नहीं भनक लगी, पार्ट वाइज पढ़ना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि है 4 लाइन का। लास्ट तक पहुंचने तक तो ऊपर वाला भूल चुके होंगे, ऐसा होता है क्या? यस सर होता है। तो तोड़ तोड़ के पढ़ना है इसको। पहले तो वेरिएबल ट्राइंगल है, ठीक है, स्टेप वाइज। वेरिएबल ट्राइंगल इन एक्स वाई प्लेन, ऑर्थो सेंटर उसका बी है, मतलब वहां पे 9 राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तो क्लियर हो गया। अब उसका फिक्स वर्टेक्स कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। उसका फिक्स वर्टेक्स है ओरिजिन पे एंड थर्ड वर्टेक्स इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द पैराबोला दिस, इस पैराबोला के ऊपर है, ठीक। मतलब अगर इस तुम पैराबोला को ड्रॉ करते तो इस तरीके का पैराबोला आता ही है, ठीक है। तो थर्ड वर्टेक्स इसके ऊपर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x की जगह पे t ले लेंगे तो y आ जाता है 1 + 7t स्क्वायर बाई 36। ये C पॉइंट है एंड B पॉइंट इस तरीके से लेना है ताकि ये क्या बन जाए? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें पॉइंट B स्टार्ट्स एट द पॉइंट, मतलब और इनिशियल इसमें कहाँ पे है? ये 0,1 पे ही है, तो ये तो y एक्सिस के ऊपर है। एक मिनट, तो इसमें C कैसे? Point B starts at the point 0,1 at t is equal to 0 and moves upward along y is at constant velocity. The area of triangle increasing ठीक है। इसमें B भी दिया हुआ है 0, यहाँ पे है B पहले, तो C कहाँ पे? C तो आएगा ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि ये पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है 0,1 एंड B यहाँ से शुरू कर रहा है 0,1 से एंड जा रहा है अलोंग y एक्सिस, अपवर्ड जा रहा है। तो B किसी इंस्टेंट पे पहुंचेगा, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये C पॉइंट है, ठीक। तो ये डायग्राम क्लियर हो गई क्या अभी? बोलो।
ये पैराबोला ऐसा बनेगा, ये तो क्लियर है क्या? यस है ना? और बी भी कहाँ से शुरू कर रहा है? 0,1 से शुरू कर रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे तो ट्राइंगल नहीं बनने वाला था। जैसे ही उसने शुरू किया, थोड़ा सा ऊपर आएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा, और वो ऐसे ही ऊपर ऊपर चलता जाएगा तो ट्राइंगल बनता जा रहा है, और इस ट्राइंगल का एरिया भी बढ़ता चला जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। जैसे ये ऊपर जाएगा तो सी भी ऊपर मूव करेगा, मतलब ट्राइंगल बढ़ रहा है, तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया अभी इस इंस्टेंट पे बताओ कितना है? इस इंस्टेंट पे y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू 1/2। ये कितना है? 1 + y। प्लस वाई और ये कितना है? टी। बोलो। t। एंड क्या t को हम y के टर्म्स में या y को t के टर्म्स में ला सकते हैं क्या? बोलो। y को t के या हाँ t सर, को y y के को ला टर्म्स में? थोड़ी सिमेट्री भी देख लो ना यहाँ पे डायग्राम को। क्या b एंड c का x कोऑर्डिनेट सेम वाई कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा? यस सर। रहेगा। हाँ तो बस, तो पूरा ये t के टर्म्स में आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो y और हमें क्या दिया हुआ है? dy/dt। dy/dt दिया गया है, वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब किसमें लाना जरूरी है इसको? एक मिनट, ये भी दिया हुआ है। ये तो चलो पहले मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा। एंड उसके बाद अब ये 1 + y इज इक्वल टू 1 + 7t²/36। ठीक है, ये है यहाँ पे, तो 1 1 गया, तो y इज इक्वल टू आ रहा है 7t²/36। 7t²/36। तो ये आप तो ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एंड उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dA/dt तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, एंड t इज इक्वल टू 7/2 पे चाहिए था, तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे या नहीं आगे? कर लेंगे सर। y कोऑर्डिनेट सेम आने वाला है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये लाइन जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7t²/36 वो इसमें पुट कर दो। यहाँ पे dy/dt का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे बस हमें dA/dt चाहिए, तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अप्रोक्सीमेशन वाले पे आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन वाला कौन सा है? tan का है ना? हाँ, tan 46 डिग्री। ठीक है, उसको करने के कुछ जनरल मेथड्स है। अप्रोक्सीमेशन वाला देखो यहाँ पे, y इज इक्वल tan 46 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमें इसकी। तो अगर ऐसी चीज की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो एक फंक्शन हमें कंसिडर करना होता है, एंड इसको देखते हुए वो फंक्शन होगा tan x, वो होगा tan x। ठीक है, अब उसके बाद ये बताओ 46 के आसपास कौन सा ऐसा एंगल आता है जिसके लिए हमें tan की वैल्यू पता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, और x अगर थोड़ा चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। बोलो। यस सर। हाँ सर। है ना? अगर x को मैं चेंज करूंगा तो y भी चेंज होगा, एंड यहाँ पे ठीक है, x चेंज हो गया तो y भी चेंज हो गया। तो ये है, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख लो,
इसमें से इसको, तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x आएगा। y में कितना चेंज आया वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बोलो। यस ये एक तो हो गया y में चेंज कितना आया इसके लिए, और एक दूसरा कहाँ से निकाल सकते हैं बताओ। y में चेंज हम दूसरा कहाँ से निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, sec square x एक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा वाई बोलूंगा तो वो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स, है कि नहीं। तो ये दूसरा आ जाएगा, यहाँ से एक हमें मिलेगा वाई में कितना चेंज आया, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देख लो यहाँ पे एक्स, हमें ये एक्स कौन सा लेना होता है जिसके लिए हमें ये tan की वैल्यू पता रहेगी, मीन्स वो एक्स ऐसा लेना है जो 46 के आसपास आएगा, तो वो कौन सा होगा यहाँ पे 45, एंड डेल्टा एक्स कितना लेना पड़ेगा 1, उतना ही तो चेंज हो रहा है ना एक्स में, 45 हमारे पास था, 1 का चेंज हम अगर करवाएंगे मतलब 1 से उसको बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, कितने से, डेल्टा y से। तो यहाँ पे हमें x को लेना पड़ेगा 45 डिग्री एंड डेल्टा x को लेना पड़ेगा 1 डिग्री। तो देख लो डेल्टा y यहाँ से मिला, वो कितना मिल रहा है, tan 46 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, एंड इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये tan 46 डिग्री माइनस 1 आ जाएगा, ये फर्स्ट, और एक डेल्टा y मिलेगा यहाँ से सेक स्क्वायर 45, मतलब वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 डिग्री, तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और दिक्कत क्या हो जाएगी, पाई, पाई का रोल कहाँ से आ गया इसमें, पाई 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 डेल्टा वाई, हाँ अच्छा हाँ एंगल रेडियंस हाँ, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वो यहाँ पे ये हमें रेडियन में चाहिए होगा ना, मैंने अभी डिग्री में पुट किया था ये और उसको 2 लिख रहा था, ये 1 डिग्री जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो रेडियन में कितना हो जाएगा पाई बाय 180, बोलो। यस सर। इसमें रेडियन में चाहिए होती सारी चीजें, ये जो डेल्टा एक्स लिखा था हमने वो 1 डिग्री था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 इंटू 1, ये अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो इसकी जगह पे डेल्टा एक्स की जगह पे ये पुट करना है, यहाँ पे बोला गया पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7। अब ये एक डेल्टा वाई आ रहा है, उस डेल्टा वाई को यहाँ पे पुट कर दो तो हमें tan 46 डिग्री मिलेगा। तो इसको कैसे किया गया क्लियर है यस सर या नहीं, क्लियर कैलकुलेशन Yes. का गंदा जाएगा, आसान तो आएगा, अब इतना तो कर ही सकते हैं यार, इतना आसान तो कैलकुलेशन है, ठीक है। सर पिछला पेज लीजिए तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, tan 46 की हमें वैल्यू चाहिए थे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसको देखते हुए हमें एक फंक्शन एज्यूम करना होता है और वो कौन सा होगा tan x। तो हमें tan 45 की वैल्यू पता होती है और जो एंगल 46 के पास है बहुत, तो उसकी हेल्प से हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाले हैं। तो x को मान लो हम डेल्टा x से चेंज कर रहे हैं, तो y भी डेल्टा y से चेंज होगा, तो वहां से एक डेल्टा y हमें मिलेगा, ये मिल गया। अब उसके बाद dy बाई डी एक्स से वहां से एक हमें डेल्टा y मिलेगा, तो फाइनली हमें इन दोनों को इक्वेट करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें x एंड डेल्टा x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो x 45 डिग्री एंड डेल्टा x 1 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये tan 46 हो जाएगा एंड ये tan 45, तो यहाँ से डेल्टा y मिलेगा हमें ये, एंड यहाँ से
जब यहाँ से डेल्टा वाई निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये √2, ये रेडियन में √2 का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा, ये रेडियन में था, तो डेल्टा एक्स भी यहाँ पे रेडियन में चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको रेडियन में कन्वर्ट करके पुट किया। हाँ, इसको लेक्चर नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में ही लिखवा के देता हूँ, लेक्चर नोट्स में ही लिख लो अप्रोक्सीमेशन। tan 46 की वैल्यू चाहिए थी ना, तो वो क्वेश्चन क्या है, वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने y इज इक्वल टू ले लिया tan x, ठीक है। फिर उसके बाद y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x में चेंज होगा तो y में चेंज आएगा, तो इन दो इसमें से पहले वाले में से दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x, ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। एंड दूसरा डेल्टा वाई हमें कहाँ से मिलेगा, y इज इक्वल टू tan x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से डेल्टा वाई, इसको डेल्टा वाई अगर लिखेंगे तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि dy भी तो रेट चेंज ही होता है, लेकिन बहुत छोटा रेट चेंज होता है, तो इसकी वजह से उसको dy लिखते हैं, है कि नहीं। तो इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे हमें x की जगह पे लेना है 45 एंड डेल्टा x की जगह पे लेना है 1 डिग्री, एंड उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 180। तो इसमें जब पुट करेंगे तो देख लो tan 46 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ये पहले वाले से डेल्टा वाई, एंड ये दोनों वैल्यूज रेडियन में आने वाली है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिले रेडियन में, तो जो अगले वाले में सेक स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स था, तो वो डेल्टा एक्स हमें रेडियन में पुट करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री और ये पाई बाई 180, तो यहाँ से ये tan 46 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना है यहाँ पे 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितना लेने के लिए बोला गया है, 22/7 यहाँ पे बोला गया तो लेनी पड़ेगी, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर लो इसको, आंसर मिल जाएगा। और वो दो ऑप्शन छोड़ दिए जाए तो बाकी के इतने क्लोज भी नहीं है, बी एंड सी को ही देखना पड़ेगा, तो थोड़े से ज्यादा क्लोज लग रहे हैं, उसके बाद तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें, ठीक है। सर हाँ, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू में रहता तो सर फिर बी और सी तो ऑलमोस्ट सेम है सर, क्या, इंटीजर टाइप में रहता हम तो। हाँ नहीं देंगे, वो इतना तो नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर अत्याचार कि इतना दे दे, तो ऑप्शन भी क्यों देंगे वो लोग, तो ये कंफ्यूजन ही क्यों आएगा, ये कंफ्यूजन अभी इसलिए बताया मैंने, ऑप्शन दोनों पास दिख रहे हैं। तो उसको अगर 2 डेसिमल तक लिखना है तो क्या लिखते हैं, 1.03। 1.03, खत्म। तो दूसरा एक अप्रोक्सीमेशन का जल्दी से, ये हो गया 1.35 आ रहा है क्या, ठीक है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन वाला एक है, उसको अगर कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। If approximate change in volume V of a cube of side 5 centimeter, 5 meter, caused by increasing its side length by 2%, तो वॉल्यूम ऑफ, वैसे ये उसका क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे ये वॉल्यूम है, कितना आएगा, क्यूब है ना,
ये आ जाएगा यहाँ पे एल क्यूब, मान लो साइड लेंथ एल है, तो v प्लस डेल्टा वी, अच्छा ये उसी का है वैसे, तो एक्स क्यूब जैसा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब टाइप का आता है ना, तो ये v प्लस डी वी, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस डी एक्स का क्यूब, तो यहाँ से डेल्टा v इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये फर्स्ट, एन एक हमें dv कहाँ से मिलेगा डिफरेंशिएट करके, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स आएगा, ये सेकेंड। अब यहाँ पे ये डेल्टा एक्स कितना चेंज कितना हुआ है, बाय इंक्रीजिंग इट साइड लेंथ बाय 2%, मतलब ये जो x है वो हमें लेना है 5 मीटर, एंड डेल्टा x कितना लेना है 5 इंटू 2/100, मीन्स ये एक तरीके से 0.1, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम चाहिए था, तो वो आसान है बहुत, ये डेल्टा वी तो चेंज इन वॉल्यूम है ना, हाँ सर। तो आंसर क्या दिया है पीछे, क्योंकि ये 3 यहाँ पे तो ये कितना है यहाँ पे 25, ये 0.1, तो 7.5, तो सही है, 15 दिया होगा आंसर पीछे। यस सर। यस सर। हाँ तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन, इसमें तो फिर हमें वॉल्यूम कितना हो चुका होगा ये नहीं बताना है, एंड वो अगर बताना भी होता तो वो भी बहुत इजीली आ जाता, उसमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये x 5 है, ये 0.1 आ रहा है, इसका मतलब 5.1 हो जाता, तो वहां से भी जा सकते थे अगर बड़ा हुआ वॉल्यूम निकालना होता तो, लेकिन यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम चाहिए था, मतलब डीवी ही चाहिए था, तो यहाँ से वो बहुत इजीली निकल जाएगा, x की जगह पे 5 एंड डेल्टा x वो कितने से चेंज हुआ है 0.1 से, इसमें पुट कर दो, तुम्हें ये डेल्टा भी कितना मिलेगा 7.5, लेकिन अब हमें पूछा गया है 2k, 7.5 का 2 टाइम्स 15, क्लियर। सर हाँ ये क्वेश्चन मॉड्यूल में, हाँ है ना, है मॉड्यूल में है, पार्ट 2 में है, ठीक है, पार्ट 3 में। ठीक है, ये तो अप्रोक्सीमेशन वाले अब बन जाएंगे, यस तो जिसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है उसके अकॉर्डिंगली पहले एक फंक्शन एज्यूम करना होता है, एंड जैसे वो 46 डिग्री था तो हमें 45 के लिए वैल्यू पता है, तो ऐसी चीजें ढूंढनी होती जिसके लिए हमें उस फंक्शन की वैल्यू पता होगी, एंड फिर कितने से चेंज करके वो 46 लाया जा सकता था, तो वो 1 डिग्री से, तो उस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा स्टार्टिंग का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से चलेगा मोनोटोनोसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे हम, ठीक है। होमवर्क कुछ नहीं है आज के लिए, आज डीसी होगी अपनी 7 PM पे डीसी होगी, जिसमें एलसीडी खत्म कर लेंगे, ठीक है, एलसीडी खत्म कर लेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 1 हो चुका है क्या पूरा, हाँ सर। यस सर। प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया ना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ये देख लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 7 बजे आज डीसी होगी।
कोई नहीं, आज का टाइम डिस्कशन में लगा दिया, कोई नहीं, कोई उसका गम नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हमने देख लिया और रेट चेंज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे हो गए डिस्कशन के थ्रू ही। तो इनको फिर से सॉल्व करके देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी 7 बजे अब मिलते हैं डीसी में। इसमें अभी जितना भी पेंडिंग डिस्कशन है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर डीपीपीज भी करनी है, तो डीपीपीज के पीछे लगेंगे।